को अधिकार नहीं आ। हाँ, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, so today onwards we are again taking the doubt sessions before your pre-boards. So chapter number 1 2 3 4 अभी एक दो दिन कवर करेंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 2 3 4 में से जो भी मैंने 1 2 3 4 क्यों लिए, क्योंकि 2 3 4 तो सिमिलर लुकिंग चैप्टर्स हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, और चैप्टर नंबर 1 छोटा सा चैप्टर है इसलिए उस ग्रुप में ले लिया। फिर 5 चैप्टर बचेंगे हमारे पास नेक्स्ट सेशन के लिए। एक तो बचेगा एपी, एक बचेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बचेगा सरफेस एरिया, एक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इन पांचों को फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ये सेशन खत्म करने के बाद। अभी इन चारों में से मैंने ग्रुप में पहले ही डाल दिया था, इसलिए ताकि आप डाउट्स लेकर आए। ठीक है, कल की छुट्टी भी दी थी। ओके, हाँ बोलो विनीत। क्वेश्चन मेरे को दिखाओ। देखो ऐसे, जैसे मेरी बात सुनो, ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से, ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस हैं और आपको खुद को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नया है, हमारी क्लास में अभी तक सर ने भी डिस्कस नहीं कराया, ना किसी बच्चे से बातचीत हो इस क्वेश्चन में, तो आप इसको स्नैप करके ग्रुप में डाल दिया करो। उससे क्या फायदा होगा, एक तो और बच्चे भी ट्राई कर लेंगे। ऐसे सपोज करो हर एक बच्चा एक एक दो दो क्वेश्चन डाल रहा है, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चन की हमारी सबकी प्रैक्टिस हो रही है। समझ रहे हो? अभी आप अकेला एक अपना क्वेश्चन करोगे, है ना, आप अपना डालोगे, आप अपना डाल, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर वाकई में मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा दिखाई दे तो उसको अपन डिटेल में भी बता देंगे यहाँ पे। समझ गए ना? तो ऐसे कोई अच्छा क्वेश्चन आपको दिखे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी का डाल दिया, है ना। एनसीईआरटी का तो कोई डालने का हकदार ही नहीं है, दो दो तीन तीन बार करवा दिया, आपके पास वीडियोस हैं। डाउट है तो अकेले में आके पूछ सकते हो। बाकी कोई अलग से क्वेश्चन दिखाई दे, आपको लगे हाँ वाकई में ये क्वेश्चन है ना, पहले स्टेप का डिस्कस नहीं हुआ है, तो आप स्नैपशॉट करके और ग्रुप में डाल देना। ठीक है, अब से जितने भी दिन बचे हुए हैं तब तक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसका ग्राफ कहाँ है? ये है ना, तो क्वेश्चन तो ये है ना। अच्छा ये, if zeros of polynomial this are in AP, then अरे अच्छा, एक एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सुनो क्वेश्चन है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस जो हैं वो एपी में हैं, उसके जीरोस जो हैं वो एपी में हैं, मतलब पॉलिनोमियल एंड एपी के क्वेश्चंस का कॉम्बो पैक। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में लिख देता हूं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। बहुत सारी चीजें बेटा कोर्स में नहीं है, लेकिन अभी अपन इन जनरल सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अगर बहुत सारी चीजें ऐसे जो कोर्स में नहीं है बट उड़ते फुड़ते आ जाती हैं इधर उधर से। ठीक है, चलो, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोस जो हैं, अच्छा इसके कितने जीरोस होंगे? 3। तो इसके तीनों जीरोस जो हैं वो किसमें है? एपी में है। एपी समझते हो, मतलब एक जीरो, फिर दूसरा जीरो, फिर तीसरा जीरो। तो आपको पता करना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलो मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल के, अगर आपको जीरो सॉल्व करने हैं तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखवाए, 3 रूल्स लिखवाए, याद है किसी को? बताओ। अगर 3 जीरोस हम अल्फा बीटा गामा माने इसके, अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, वो नोट्स भी खोल सकते हो आप, और नहीं लिखे हुए तो वैसे तो लिखे हुए होंगे। बताओ क्या क्या रूल्स लिखवाए? अल्फा मतलब सम ऑफ 3 जीरोस क्या होता है, बोलो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ 3 जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाय ए। ओके, सेकेंड रूल, तीनों का प्रोडक्ट, बोलो बोलो क्या होता है?
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बाय ए। और एक रूल और है, तीनों के पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होता है। लेकिन एक चीज सुनो, ये जो हमने सम प्रोडक्ट एंड पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम निकाला है, ये किस तरीके के क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें से ए बी सी डी ये कोएफिशिएंट्स होंगे। तो ये सारे तीन रूल्स हमने सीखे। ओके, अब आपको दे रखा है कि इसके तीन जो जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा वो एपी में है। किसमें है, एपी में है। तो अगर हमको तीन जीरोस दे रखे हैं तो एक ऑप्शन ये है कि हम पहला जीरो मान लें ए, दूसरा जीरो मान लें ए प्लस डी। भाई तीन नंबर्स अगर एपी में है तो अपन क्या क्या मान सकते हैं, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। एक ऑप्शन ये है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन अपन ने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। इस तरीके से तीन नंबर्स माने जा सकते हैं, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि बोलो, पहला नंबर मान लें ए माइनस डी, दूसरा नंबर मान लें ए, और तीसरा नंबर मान लें अपन ए प्लस डी। ठीक है, तो ये तीन नंबर्स भी तो एपी में होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गया मेरा अल्फा पहला जीरो, ये हो गया मेरा बीटा दूसरा जीरो, और ये हो गया मेरा गामा तीसरा जीरो। ठीक है, मिल गए अपने को तीन जीरोस। क्योंकि तीन जीरोस एपी में थे तो हमने इस तरीके से तीन जीरोस मान ली। अब पीछे हमने क्या लिखा है कि तीन जीरोस का सम क्या है, माइनस बी बाय ए। तीन जीरोस का सम क्या है, माइनस बी बाय। तो वहां से तीन जीरोस का सम करते हैं, देखें सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाय। चलो अल्फा की वैल्यू क्या रखी है आपने, ए माइनस डी। क्या रखी है, ए माइनस डी। और बीटा की वैल्यू क्या रखी है, ए, और गामा की क्या रखी है, ए प्लस डी। अच्छा माइनस, हाँ माइनस बी बाय ए कहां से निकालेंगे, उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से। देखो एक ए तो है 1, बी है -3, सी है -3 -3p, और सी है q, और d है r। अपने को क्या लिखना है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए लिखूंगा तो माइनस ऑफ -3p डिवाइडेड बाय 1 लिखना पड़ेगा, बोलो। ठीक है, माइनस ऑफ b का मतलब है -3p और a की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करूंगा जब मैं इक्वेशन को, तो मुझे d मिल जाएगा। देखो हाँ सॉरी बात, तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट, ए प्लस ए 3a इक्वल टू माइनस ऑफ -3p यानी +3p। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल टू p। अब a तो पता चल गया, यानी बीच वाला जीरो तो पता चल गया। बीच वाला जीरो क्या है, p। अब बचा हुआ ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कैसे पता लगाऊं, बाकी रूल्स भी तो है हमारे पास। बाकी रूल्स देखो, उनमें से कोई सा भी एक रूल लगा के मैं बाकी का निकाल सकता हूँ क्या। देखो आपको कौन सा वाला जीरो पता चला था, बीटा वाला। तो बीटा की जगह में क्या डाल सकता हूँ, p। यहाँ पर भी मैं p, यहाँ तो चलो रखने से मतलब ये, यहाँ भी मैं डाल सकता हूँ p, और जहां जहां बीटा आ रहा है वहां पे मैं क्या डाल सकता हूँ, p बस। अब मुझे बताओ ये वाला रूल या ये वाला रूल, कौन सा रूल आपको हेल्प करेगा। अल्फा और गामा भी चाहिए अभी आपको, बोलो। अल्फा और गामा भी आपको चाहिए, बोलो। देखो या देखो इधर देखो, अल्फा और अल्फा इंटू गामा यहां से भी मिलेगा। क्या मिल सकता है बताना, अल्फा इंटू गामा की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या ये p इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए इंटू पी। ठीक है ना, डन। अब इस अल्फा इंटू गामा की वैल्यू मैं यहाँ पे भी पुटअप कर सकता हूँ, बोलो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, अल्फा इंटू पी, इसमें से p और p कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू गामा की वैल्यू ये पुटअप कर दो, माइनस डी बाय ए पी इक्वल टू, इधर आओ, सी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एपी, तो एपी से मल्टीप्लाई करो, एपी इंटू पी कितना हो गया, एपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर। आगे बढ़ो, एपी स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस गामा, इंटू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, आगे बढ़ो,
उसके बाद है प्लस माइनस डी, एपी से एपी मल्टीप्लाई होकर माइनस डी रह जाएगा यहाँ पे ओनली, माइनस डी इक्वल टू आरएचएस में बताओ, इसको अल्फा पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा से नहीं, ए पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सीपी। तो टेल मी, यहां से आप अल्फा एंड गामा अलग अलग नहीं निकाल सकते हो, एक इक्वेशन में ही निकल के आया। अब आप चार ऑप्शन चूज करो जो आपके इस वाले गिवन थिंग को फॉलो करते हो। ऑप्शन नंबर ए है 2p क्यूब इक्वल टू पी क्यू माइनस आर। ऑप्शन नंबर बी है 2p क्यूब इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ओके। ऑप्शन नंबर सी है क्या, पी क्यूब इक्वल टू पी क्यू माइनस आर। बोलो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। क्यों? इसमें क्या कह रहे हो, क्यू तो है ही नहीं। अच्छा, तो हमने एक गलती करी है, हमने ए की तो वैल्यू डाल दी, कहाँ पे, इसकी बी की और ए की तो वैल्यू डाल दी, लेकिन सी और डी की वैल्यू तो डाली नहीं। सी और डी की वैल्यू तो डाली नहीं। बताओ यहां से डी की वैल्यू क्या है, माइनस का आर। ए की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इधर सी की वैल्यू क्या है, चलो अपन अभी भी डाल सकते हैं, अभी हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें भी तो डाल सकते हैं। चलो हमारे पास अभी क्या इक्वेशन बनी, चेक करते हैं। एपी, ए की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस गामा, और माइनस डी की वैल्यू क्या है, माइनस आर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर। ओके, बढ़ते हैं आगे। इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है ओनली क्यू पी। ठीक है, अब मैच करो जरा, मल्टीप्लाई करो। पी स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए होगी, मतलब है ना, मिल सकती है क्या, सोचो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू। देखो एक काम करो आप, तो सबसे इजी तरीका, आपने अल्फा बीटा गामा में से एक जीरो तो निकाल लिया ना, क्या निकला वो, पी। तो जीरो का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल, चर्चित खड़ा वहां से पीछे भी जाके बैठ सकते, जीरो का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। दैट मींस उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पी डालते ही वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल में आप एक्स की जगह पी रखो, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पी रखो, यानी एफ ऑफ पी निकालो। क्या निकालो, एफ ऑफ एक्स है आपके पास, एफ ऑफ पी निकालो। तो एफ ऑफ पी इक्वल टू, बोलो, एक्स क्यूब है तो पी क्यूब माइनस 3p इंटू एक्स स्क्वायर है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स की जगह अगेन पी माइनस आर। इसको सॉल्व करना जरा, तो पी, अच्छा इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसकी वैल्यू जीरो क्यों आएगी, क्योंकि p इसका एक जीरो है, तो जीरो का मतलब वो उसको जीरो बना सकता है। ठीक है, पी क्यूब माइनस ये कितना आ गया, 3p क्यूब प्लस QP माइनस आर। ठीक है, तो पी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, पी क्यूब माइनस 3p क्यूब कितना होता है, माइनस का 2p क्यूब, फिर आगे क्या है, प्लस QP माइनस आर इक्वल टू जीरो। इसमें से माइनस 2p क्यूब को अगर मैं RHS में ले जाऊं तो क्या बचेगा, QP माइनस आर इक्वल टू 2p क्यूब। अब मैच करना जरा, ऑप्शन नंबर ए देखो, ए 2p क्यूब इक्वल टू, अपन ने QP लिखा है, इन्होंने PQ लिखा है, QP और PQ तो सेम है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो देखो दो, अगर हमने एक जीरो निकाल लिया तो सबसे पहला काम यही करेंगे, हम उसको जीरो पे, उसको पॉलिनोमियल में पुट करके पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, और जब अपन ने तीनों को सम किया तो एक जीरो निकल गया, बीटा वाला जीरो निकल गया इक्वल टू पी। ए निकल गया, मतलब ए क्या था, जीरो ही तो था, यानी कि p इज द जीरो, x इक्वल टू p इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको जगह हमने उसको पुट अप कर दिया। ठीक है, ठीक, वैसे आउट ऑफ द कोर्स है। नेक्स्ट पूछो, हाँ लेके आओ।
चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। There are 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas, and they have to arrange in several rows in such a way that every rows contain the same number of fruits of only one time. What is the minimum number of rows required for this to happen? बैठो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके फ्रॉम द कोर्स वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 तरह के फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब फ्रूट्स का नाम मैटर नहीं करता, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पीचेस, एप्रिकॉट्स, बनानास। ठीक है, तो ये कितने 24, ये कितने हैं 24, ये कितने हैं 36 और ये कितने हैं 7। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास फ्रूट है। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, इनको अरेंज करो रोज के अंदर अरेंज करो। कैसे अरेंज करो, रोज के अंदर। ठीक है, अब रोज के अंदर इस तरीके से अरेंज करो कि हर एक रो में जो फ्रूट हम रखेंगे वो एक ही तरह का फ्रूट होना चाहिए। जैसे फर्स्ट रो में मैंने बनानास रखे तो बनानास ही होने चाहिए, उसमें एप्रिकॉट्स एंड पीचेस नहीं होने चाहिए। अगर मैंने सेकंड रो में एप्रिकॉट्स रखे तो उसमें दूसरे वाले नहीं होने चाहिए, और पीचेस, यानी कि हर रो में सेम टाइप का फ्रूट होना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ रोज आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बनाना 60 है, तो अगर आपको सबको एक रो में आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप 20-20 की 3 रो बना दो, या 10-10 की 6 रो बना दो, या 15-15 की 4 रोज बना दो। समझे? तो ये तो आप कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ रोज बढ़ा दो, लेकिन आप उस रो के अंदर दूसरा फ्रूट नहीं डालोगे। ठीक है, समझ आया? उस रो के अंदर आप दूसरा फ्रूट नहीं डालोगे। आगे सुनो, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो इस अरेंजमेंट को करने के लिए कम से कम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। अच्छा, रोज के अंदर फ्रूट की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। जैसे आपने पहली रो में 20 फ्रूट रखे हैं, तो दूसरी में भी 20 रहेंगे, तीसरे में 20 रहेंगे, चौथी में 20 रहेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी इस अरेंजमेंट को करने के लिए? तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज तब मिलेंगी जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट उसमें होंगे। समझ रहे हो? कम से कम रोज हमको अरेंज करनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा फ्रूट एक रो में अरेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 30-30 फ्रूट, 30-30 बनाना अरेंज करूं तो 2 रोज बनती है। मैं 30 से कम कर दूं, 20-20 अरेंज कर दूं तो 3, 15-15 कर दूं तो 4, मैं 6-6 ही करने लग जाऊं तो 10। तो जैसे जैसे फ्रूट कम करता जा रहा हूं हर एक रो में, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही है। तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ रोज करनी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट डालना है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट भी ऐसे डालना है जो तीनों के मल्टीपल में आता हो। क्योंकि आपने रो 1 में, सपोज करो मैंने रो 1 में 10 बनानास डाल दिए, तो अब सारे रोज में 10-10 फ्रूट रहेंगे। तो 36 को कैसे अरेंज करोगे 10 में फिर? क्योंकि आपने 36 को अरेंज करना है, तो आप 10-10 में डाल के 6 बच जाएंगे ना। तो आपको सेम नंबर ऑफ फ्रूट डालने, तो आपको वो सोचना है जो तीनों का मल्टीपल हो। ठीक है, और तीनों का कौन सा मल्टीपल? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ सोचो तीनों का क्या होगा? 12 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हमको नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच रो हो जाएंगे हमारे, इन ईच रो हो जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच रो हो जाएंगे एचसीएफ ऑफ 24, 36, 60, यानी कि 12। एचसीएफ निकालना सबको आता है? सभी को आता है एचसीएफ निकालना। ठीक है, अब ये तो एक क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द, अब नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? तो देखो इधर देखो, आप 60 बनानास में हर एक रो में 12-12 बनानास डालेंगे, तो कितनी रोज हो गई इसकी? 5, तो इसकी रोज हो गई, फिर इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? 2 + 3 + 5। तो मिनिमम 10 रोज तो आपको लगानी पड़ेगी, उससे कम रोज में आप इन फ्रूट को अरेंज नहीं कर सकते। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज ये निकालने के लिए हम पता है क्या करेंगे? टोटल फ्रूट को 12 से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट को कैसे डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितना है? 24, 36, 60। 24 + 36 + 8, ये टोटल फ्रूट है। और एक रो में आपने 12 फ्रूट अरेंज करना तय किया, तो ऐड करो, तो 4 and 6 10, -1 3 3 6 120 डिवाइडेड बाय 12, दैट मींस 10 नंबर ऑफ रोज। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये तो 100% दिखाई देगा सवाल, हर साल आता है घूमते फिरते। पहले एक चैप्टर में से और कुछ नहीं मिलता, इसको ये डालने के लिए मिलता है एचसीएफ एलसीएम।
ठीक है, क्लियर है। आपको कम से कम रोज बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट डालना है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट इसका मतलब ये थोड़ा कि सिर्फ 60 डाल दो, 60 डाल देगा तो अगले दिन कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि सब में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट चाहिए। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो बड़े से बड़ा हो और तीनों को डिवाइड करता हो, ऐसे नंबर को बोला जाता है एलसीएम। क्या बोला जाता है, यानी तीनों का एलसीएम। ठीक है, 54 इसी सीरीज में। असर्शन रीजन, हाँ भी असर्शन और रीजन वाले समझ लो अब ढंग से, आपको नहीं है डाउट असर्शन रीजन में? बहुत अच्छी बात है, असर्शन रीजन में डाउट तो फिर भी है तो पूछ लो ना। आप तो पूछ ही नहीं रहे हो, फिर कहोगे सर आपने तो वो वाले करवाए कहाँ थे हमको, हाँ आपने वो तो करवाए नहीं थे, हम तो सोचते रहे सर करवाएंगे। हाँ चलो देखो, 54 कह रहे हो, 53 देखो ये क्या कह रहा है, असर्शन है, लिख देता हूं मैं 29/9261 will have a नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी चैप्टर के हैं तो इसी चैप्टर के असर्शन रीजन हैं। वैसे आपके असर्शन रीजन देखो कौन से चैप्टर से मैक्सिमम आते हैं, प्रोबेबिलिटी से, एपी से, हाँ एपी से आएंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी बहुत सारे आते हैं असर्शन। फोर्थ से क्वाड्रेटिक, हाँ इक्वेशन से, यस इक्वेशन से भी आएंगे, ये 2-3 चैप्टर से तो उसके फेवरेट, पर रियल नंबर से कम आते हैं, पर ठीक है हम कवर करेंगे। हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो है असर्शन। असर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट, असर्शन मतलब रुद्र कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे इंग्लिश में होता है ना असर्टिव स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, उसको असर्शन कह देंगे, कह देंगे। अब है रीजन या कंक्लूजन कह सकते हो, कंक्लूजन है ये, है ना, फाइनल स्टेटमेंट है हमारा। रीजन क्या है, रीजन को आर से डिनोट कराया गया है, let a equal to p by q be a rational number, be a rational number such that, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, कोई भी नंबर p by q की फॉर्म में हो तो रैशनल नंबर होता है जिसमें p और q क्या होने चाहिए, such that p and q are co-prime, are co-prime integers, या co-prime लिख दो, co-prime numbers, prime numbers, co-prime numbers, नेचुरली सब ऐसे भी इंटीजर्स ही होते हैं, तो co-prime लिख के भी छोड़ देंगे। and the prime factorization, and the prime factorization of q, या of q मतलब डिनोमिनेटर of q is of the form, is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m, where n and m are integers, non-negative integers, where n and m are, क्या कह रहे हो, ये लो n and m are, बस ये तो बहुत जल्दी दिख जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक निकालने के लिए तो आते हैं हम यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बताना जरा, वाह, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होगा, नॉन नेगेटिव तो 0 भी होता है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं चाहिए तो 0 चाहिए, और 0 के बाद पॉजिटिव चाहिए, तो 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, देन a हैज अ डेसिमल एक्सप्रेशन व्हिच इज ऑफ, अच्छा अभी रीजन और है, देन a, हाँ ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, डोंट वरी, सब छोड़ देना, तू तो पेपर ही छोड़ देना ना, वो वाला सर ने कराया नहीं था, ये वाला मैं नहीं करके गया था, वो वाला तो मुश्किल लगता है, ये वाला अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कर करके कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके सारा पेपर छोड़ आना तू,
चलिए सुनिए, अब सपोज करो ये आप अब इसमें ग्रुप में पोस्ट कर लेते हैं, तो ये सब लिखने करने का जो है ना, ये हमारा टाइम बचता। सीधे आपने जो पोस्ट किया वो उठाते और करना शुरू कर। तो ये समझदारी होती है जो आप में थोड़ी सी कम है। मैंने कल का टाइम दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग ग्रुप में पोस्ट करके रखोगे कि सर ये बातें कल डिस्कस करनी है, बट आप क्या करवा रहे हैं टीचर से, देख लो। अरे आपको पता है लेकिन कईयों को नहीं पता ना बेटा, सबके पास नहीं है बुक। आप अकेले थोड़ा आए हो क्लास में। ले सुन ले, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे ये क्वेश्चंस, तो फिर इनको बाहर निकाल दो। अब आए तो सबको समझाना पड़ेगा ना। इनके अभी तो नहीं आ रहे इनके पास, लेकिन आगे तो आएंगे। 11th में तो इनको जाना तो सीबीएसई में ही पड़ेगा। चल ठीक है, 11th 12th निकल जाएगी, उसके बाद फिर तो आगे सीबीएसई पैटर्न ही चलता है हर जगह। बेटा कभी ना कभी कोई ना कोई इंडिया लेवल का एग्जाम तो दोगे, दोगे नहीं दोगे? तो 11th 12th की पूछ रहे हो, कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ना। चलो इधर देखिए, अब पहले तो इस टाइप के सेंटेंस में मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको करना क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले आपको दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, एक को कहते हैं असर्शन, एक को कहते हैं रीजन। स्टेटमेंट असर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ओके। अच्छा, इन असर्शन और इन रीजन में कई बार तो डेफिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई आ जाती है। जैसे आपको ये एक डेफिनेशन लग रही होगी, किसी भी चीज की मैथमेटिकल डेफिनेशन आ जाती है, जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन आ गई, जैसे कोई फॉर्मूला रखा हुआ आ गया, कुछ भी आ सकता है ना, और जरूरी नहीं है डेफिनेशन आए, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आ सकता है। अब सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि ये जो बात लिखी हुई है ये सही है क्या, ये बात सही है क्या, ट्रू है या फॉल्स, केवल इतना सोचना है। और नीचे वाली बात भी ट्रू है या फॉल्स, सोच लिया। अब अगर अगर मान लो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, या फिर ये ट्रू है या ये फॉल्स है, दोनों में से एक सच है और एक गलत है, अगर ऐसा है तो आपके ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक आंसर होगा। अगर असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी, और असर्शन गलत है रीजन सही है तो ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि दोनों में से एक सही वाला केस है क्या। अगर दोनों में से एक सही वाला केस है तो ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते, सी और डी में से आंसर होगा। कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा केस। अगर मान लो दोनों ही सही है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही गलत हो, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही गलत हो। तो दो ही बातें हो सकती है, या तो दोनों सही या एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। एक सही एक गलत के लिए ये दोनों ऑप्शंस हैं, और दोनों सही के लिए ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब दोनों सही के लिए वापस दो ऑप्शन, देखो ये भी कह रहा है A/R/2, ये भी कह रहा है A/R/2, दोनों क्या कह रहे हैं कि असर्शन भी सही है रीजन भी सही है। पर ये क्या कह रहा है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ये क्या कह रहा है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, अब इस ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट उठाया। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे मानो, मैं दो इजी से स्टेटमेंट लिखता हूं मैथमेटिकल, फिर आते हैं इस पे। सपोज करो मैंने लिखा, हाँ चलो ठीक है, 2+2 तो कुछ ज्यादा ही सरल हो गया। देखो देखो मैंने लिखा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी भाई, 4x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स हैं, मतलब रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो मैं इसके रूट्स लिख देता हूं 7, 7 and 7 इक्वल रूट्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैंने रीजन क्या लिखा है,
कि रूट्स निकालने का फॉर्मूला लिख दिया रीजन में, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय। अब देखो ये रीजन एकदम करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने। क्या कहा, फॉर्मूला आ सकती है, कोई डेफिनेशन आ सकती है, कोई और चीज लिखी है, वो सच है। अब ये सच है यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करूं तो आप ये देखो, इसको सॉल्व करने की किसकी मदद लग रही है क्या? इसकी मदद से इसको सॉल्व किया जा सकता है भाई। ये जो है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो करके देखो और सही आता है कि नहीं आता है। तो सपोज करो मैंने करा x माइनस बी, बी की वैल्यू -14 प्लस और माइनस बी स्क्वायर, -14 का स्क्वायर इज -4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4। ठीक है, तो 14 प्लस और माइनस 196 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना जरा, 16 इंटू 49 करो ना। तो ये अपन ने परफेक्टली नहीं लिखा है, रुको एक मिनट। एग्जाम्पल ऐसा सोचे जिसमें परफेक्ट रूट्स आए, मतलब वो वाले रूट्स नहीं आए, इरेशनल रूट्स नहीं आए, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो बताओ 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दो ना, ये 2x है ये 7 है, तो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर 49 माइनस 2 भी करना, 2 2 जा 4 4 7 28 कर दो उसको, बस इसको क्या कर दो 28। ठीक है, अब करो तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 28, यहाँ पे भी तो होगा माइनस बी, और यहाँ पे भी 28, और 28 का स्क्वायर करना है अब आपको। 28 का स्क्वायर क्या होता है, करना पड़ेगा 864, यही होता है क्या, चेक करो 28 का यही होता है, चेक करो जल्दी से। और 4 इंटू 4 इंटू 49 भी करो, लगे 784, और 4 इंटू 4 इंटू 49 करो जल्दी से, वो भी 784। ठीक है, तो 784 माइनस 784, 784 माइनस 784, 4 2 जा 8, तो ये तो हो गया 0। तो 28/8 आया, 28/8 यानी कि 4 से काटूंगा तो 7/2। अब मान लो वहां पे लिखा हुआ है 7/2 एंड 7/2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो रूट्स हैं, ये 7/2 7/2, ये बात भी सही है कि रूट्स हैं, और ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन ये रूट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ी। तो अब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता था कि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। ये स्टेटमेंट की मदद से ये स्टेटमेंट को करेक्ट साबित किया जा सकता है। अब सपोज करो मैंने रीजन ये ना देख के ये दिया होता, मैंने रीजन ये ना देके, आवाज नहीं, मैंने रीजन ये ना देके मैंने रीजन ये दिया होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो है तो ये भी सही बात, तो ये भी सही लिखी है, लेकिन क्या इसका कुछ लेना देना है? तो अब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि भैया रीजन तू अपनी जगह सही है, असर्शन तू भी अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन तू असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तू अपनी बात कर रहा है और वो अपनी तरीके से है, दोनों करेक्ट। समझ गए? तो जब दोनों करेक्ट हो जाए तो आपको ये चेक करना है कि रीजन जो है कैसे भी करके असर्शन को हेल्प कर रहा है क्या करेक्ट साबित होने में। अगर हेल्प कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, नहीं कर रहा है तो बी, और मान लो दोनों में से एक सही गलत है तो ऑप्शन नंबर सी और डी। तो होता क्या है तो समझ में आ गया भाई साहब? अच्छा हाँ सर इसका जो रीजन होगा सर वो ये तो बन सकता है g इक्वल्स टू 4 तो b स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। देखो डी हम क्यों निकालते हैं, डी हम क्यों निकालते हैं मुझे बताओ। हमने यहां पर असर्शन जो है उसमें रूट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये दोनों इक्वल लिखा हुआ है कि दोनों 7/2 7/2 लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं, दैट मींस मैं रूट्स निकालने में इंटरेस्टेड, रूट्स कैसे निकले उसमें इंटरेस्टेड नहीं, इक्वल निकले कि अनइक्वल निकले। मैं आपको कह रहा हूं रूट्स ये हैं, दैट मींस मैं रूट्स निकालने में इंटरेस्टेड हूं। रूट्स निकालने का फार्मूला ये भाई साहब देते हैं,
डी नहीं देता, डी क्या देता है, टाइप ऑफ रूट देता, क्या, अरे तो वो तो उसी से बना हुआ है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन और ये तो सब इंटरकनेक्टेड है ना। देखो ये बात, इस बात का एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा 10 बातें और हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये तो है ना, ये तो है ना। ऐसा नहीं है सर मैं तो उसे करूंगी, मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करूंगा तो सिर्फ कोई हेल्प नहीं करे, पर कर सकता है ना, आप भी करो, एक अलग बात है। तो उसके रूट्स निकालने के मान लो 10 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है ना, ये को एक्सप्लेन कर सकता है ना, बात बताइए, तो उसको मैं ऑप्शन नंबर ए टिक करूंगा ना कीजिए, ठीक है, समझ आया। अब आप कह रहे हो डी, तो डी को डिस्क्रिमिनेट हम तब निकालते हैं जब अपने को नेचर ऑफ रूट्स निकालना होता है कि इक्वल रियल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं या नॉन रियल रूट्स हैं। अब ऊपर स्टेटमेंट ऐसे होता कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज टू इक्वल रियल रूट्स। अब नीचे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं बनता, अब ये इसकी हेल्प कर, ठीक है। हम कोई चीज निकाल रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, हम इस फॉर्मूले का पर्पस है एक्चुअली रूट्स निकाल के देना, और डी का पर्पस क्या है, केवल नेचर निकाल के देना। डी आपको ये दोनों बताता है एक्स की वैल्यू, समझ गए, क्लियर है सारी बातें। अब उस क्वेश्चन पे आए जो चर्चित ने बताया, अब दिमाग लगा सकते हो ना, चलो आओ। तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था कि 29/9261 का डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, देखो इन क्वेश्चंस को तो तभी हम उठा सकते हैं जब हमारी मैथमेटिकल नॉलेज पुरानी क्लियर है। अब आपको ये नहीं पता डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, तो ये तो टाइप है, बस नॉलेज तो पूरी आपकी मैथमेटिकल चेक हो रही है। तो रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो कितने तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं बताइए जरा। 3 तरीके के, पहला बोलो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा, ठीक है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा बोलना नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग वाला, और तीसरा और आखिरी बोलना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग भी कहते हैं उसको। अब सुनिए, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो जो तीसरे टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो तो इर्रेशनल नंबर का होता है। किसका होता है, इर्रेशनल, जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। और ये दोनों जो फॉर्म्स हैं वो रैशनल नंबर्स की होती हैं जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर एक p बाय क्यू की फॉर्म का नंबर गिवन है, दिस बाय दिस, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो पहले दूसरे में से कोई होगा। तो इसने जो कैटेगरी आपको लिखी है वो कौन सी कैटेगरी है, दूसरी वाली है, चेक करो, दूसरी वाली है। लेकिन सर वो पहली भी तो हो सकती है ना, तो पहले तो आपको चेक करना है कि ये सही लिखी हुई स्टेटमेंट है क्या, भाई इसकी टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन सेकंड कैटेगरी होगी या पहली कैटेगरी होगी। तो मुझे बताओ कौन बताएगा कि कैसे डिसाइड करते हैं कि पहली कैटेगरी है या सेकंड कैटेगरी है, कैसे डिसाइड करते हैं, बोलो रुद्र। चलो ब्रॉड क्वेश्चन ये है, तीनों में से कौन सी है कैसे डिसाइड करते हैं। तो तीनों में से डिसाइड करने के लिए पहले तो ये डिसाइड करो कि इरेशनल की है या रैशनल की। वो कैसे पता करेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में है तब तो रैशनल की, p बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म का नंबर है, दैट मीन्स ये तो है नहीं। अब इधर आ जाओ, तो रैशनल फॉर्म में भी ये वाली कैटेगरी है या ये वाली कैटेगरी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। डिवाइड करके नहीं देखा जाता, डिवाइड करके नहीं देखा जाता, क्योंकि आपको मैं बताऊं डिवाइड करके आप देखोगे ना, सपोज करो मेरी बात सुनो, इसने कहा डिवाइड करके देखो, डिवाइड करना शुरू किया, अब 0.2371254 ऐसे बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। आपको क्या पता है कि स्टॉप होगा या नहीं होगा। अगर वो 10 बार रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो 11वीं में स्टॉप नहीं हो सकता, या वो 50 बार रिपीट हो गया तो आप क्या कह सकते हो कि सर अब तो ये चलता ही रहेगा, हो सकता है उसका एंड 70वें नंबर पे होगा। तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि स्टॉप होने वाली कैटेगरी है या चलते जाने वाली कैटेगरी है। तो डिवाइड करना इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। तरीका तो कुछ और था, बताया भी हुआ था। हाँ कृतिका बोलना। अब तो ये जो नोटबुक्स ये ऐसे खंगाल रहे हो ना, ये घर पे खंगाल, बोलो फिर। सुना, उससे बातें करने में मशगूल थे ना, फिर से बोलो। कौन,
क्यू के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की पावर m या 2 की पावर n के लो और इंटू 5 की पावर n के टाइप के होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं होते हैं। इसमें जो p बाई क्यू की फॉर्म बनेगी उस p बाई क्यू में ये जो q होगा ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप के फैक्टर्स बनाएगा, लेकिन इसमें जो p बाई क्यू की फॉर्म होगी उसमें जो q डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फैक्टर्स नहीं बनाएगा। अब आप चेक करो कि डिनोमिनेटर इस टाइप के फैक्टर्स बना रहा है या नहीं बना रहा है। दैट विल डिसाइड द कैटेगरी की ये है या वो है। अब बताओ हमारा डिनोमिनेटर क्या है, आपको पता थी चर्चित ये बात? नहीं थी? पता थी? तो फिर आपका डाउट क्या है इस क्वेश्चन में? फिर तो ऐसा कुछ है नहीं। 9261 नीचे वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया जो मैंने अभी बात कही ना देसी भाषा में कि टर्मिनेटिंग में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फैक्टर्स बनाता है और नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं बनाता है, इसी देसी भाषा को यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा हुआ है, यही कह रहा है। तो ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन इसकी वजह से अब ये भी साबित हुआ कि नहीं हुआ वो चेक जरूर कर लेना, ठीक है? तो 9261 के फैक्टर्स बता दो जल्दी से। 9261 के फैक्टर्स बोलो, पहले किससे काटेंगे? 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 0, 3 8 जा 24, 3 7 21। अब कटेगा क्या? 3 से बिल्कुल कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। और कटेगा क्या? और कटेगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 7 से कटेगा 49 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है जो मैं कहता हूं ना, फैक्टराइजेशन फॉर्म वो एक्चुअली उसका पूरा नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि उसके अंदर फैक्टर सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। अभी 3 और 7 प्राइम नंबर है या नहीं है? कभी भी किसी की फैक्टराइज फॉर्म में 4 8 ऐसे नंबर्स नहीं दिखाई देते क्योंकि वो प्राइम नंबर्स नहीं होते। अगर इनके सो 4 होगा तो 2 से कट जाएगा ना, तो 2 दिखाई देगा, 4 नहीं दिखाई देगा। तो उस फैक्टराइज फॉर्म को हम पूरा नाम बताएं तो क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइज फॉर्म। तो इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बोलना जरा, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। हमको चाहिए थी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ना तो उधर 2 दिखाई दे रहा है ना 5 दिखाई दे रहा है। चलो 2 और 5 का ना दिखाई देना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट दूसरे लोग क्यों दिखाई? देखो किसी का नहीं दिखाई देना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर n की वैल्यू 0 हो तो 2 की पावर 0 तो 1 हो जाती है, तो इसलिए 2 नहीं दिखाई दे रहा। या हो सकता है n की वैल्यू भी 0 हो तो 5 की पावर 0 भी 1 हो जाती है, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 और 5 अगर नहीं दिखाई दे रहा ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरे क्यों दिखाई दे रहे हैं ये प्रॉब्लम। तो ये 3 और 7 दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि ये ये इस वाली कैटेगरी का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला। तो उसने भी नॉन टर्मिनेटिंग ही बोला है, यानी स्टेटमेंट सही है, उसका पता हमने नीचे वाले स्टेटमेंट से लगाया है, यानी रीजन भी सही है और रीजन उसकी हेल्प कर रहा है, उसी से तो पता लगा भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन करके बताया है। अब आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? इधर आओ चर्चित, पढ़ते हैं भाई इसको क्यों नहीं समझ में आया। अगर हमने a बराबर p बाई क्यू एक नंबर माना, रैशनल नंबर माना, इरेशनल की तो बात ही नहीं कर रहा, अब रैशनल नंबर में कौन सा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये पता लगाना है। सच दैट तो p और q जो है, हाँ जब मैं सुनो जब मैं q के फैक्टर्स कर रहा हूं तो वो करने से पहले मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। समझ गए क्या कहा मैंने? 29 में और इसमें कुछ कॉमन, मतलब कटना नहीं चाहिए, ये किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए। तो अगर वो कटता नहीं है तो उसको बोला जाता है को प्राइम। क्या बोला जाता है? और अगर वो कट जाता है तो उसको बोला जाता है नॉट को प्राइम। क्या बोला जाता है? तो इससे पहले क्लियर करते हैं कि पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए, यानी कटने नहीं चाहिए। क्योंकि सपोज करो मैंने तो फैक्टर्स बना दिए 2 इंटू 3 इंटू 5, अब मैंने कह दिया सर 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो 3 से 3 तो कट रहा था, तो पहले काट के फिर चेक करना होता है। तो पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, यानी कि उनमें से कुछ कटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है किसकी? क्यू की, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना। स्टेटमेंट सही है, और इसकी मदद लेके हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकाली तो उसकी भी हो गई। ये भी सही, ये भी सही, इसने स्क्वायर ऑप्शन नंबर क्लियर है क्या? तो असर्शन रीजन का टाइप भी क्लियर हो गया, प्लस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया। ठीक है, एनी अदर फ्रॉम दिस? लो हेलो,
असर्शन रीजन का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप करोगे बैठ के तो रुद्र समझ में आ जाएगा क्या मुद्दा है, पर करना तो पड़ेगा। 2 pipes running together can fill a tank in 11 1/9 minutes if one pipe on pipe लिखा है, on नहीं होगा, 1 होगा। If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately। सच से बताना, क्लास में नहीं किया था? बुक का क्वेश्चन नहीं है या नहीं है? चलो इतना बताओ, बुक का क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं है, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है क्या बुक का क्वेश्चन? क्या पता, एग्जाम ऐसा लगता है कि मुझे देना है। मैं एक बुक में ही दिखाऊंगा ना, तो दिखा रहा हूं तो होगा ही। अभी कल परसों भी किसी बच्चे ने पूछा था, उसको भी मैंने कहा भाई बुक का है, फिर आज वही घूम फिर के आपने पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना। अब वो डिलीटेड है तो मैंने तो करवाई है भैया, अब तुम कौन सी पता नहीं दुनिया में रहते हो। ये पढ़ो बेटा। अब सुनो ईशानी, 1 मिनट। जब पढ़ाते हैं तो कहते हो डिलीटेड है, और डाउट्स में वही पूछते हो, चाहते क्या हो? अगर आप इसको मानते हो कि डिलीटेड है तो पूछो मत, और अगर आप पूछना चाहते हो तो वीडियो देख लेना। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? और वीडियो ना मिले, उतनी मेहनत भी ना हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है? कौन सा है ये, किसने दिए? 46 असर्शन रीजन पढ़ो। असर्शन तो है, असर्शन तो है, सुनो भाई। असर्शन है कि अवनी एंड मानवी वर born in year 2000। ऐसे सुन लो, प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे इज 1/366। ठीक है, अवनी एंड मानवी, अवनी एंड मानवी दोनों का जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, बॉर्न इन 2000, ईयर 2000 में दोनों का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्मदिन सेम बर्थडे पे हो, मतलब उनका सेम बर्थडे आएगा, एक ही डेट पे दोनों का बर्थडे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं सेम बर्थडे, मतलब दोनों का एक ही दिन बर्थडे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/366। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे सेम डे पे आएगा। स्टेटमेंट, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब रीजन सुनो। रीजन है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। लीप ईयर हैज 366। सोच के बताओ, ए बी सी डी वही 4 ऑप्शन है। पहले तो ये डिसाइड करो कि ये दोनों बातें सच है क्या, या एक सच है और एक गलत। देखो नीचे वाला तो कोई नहीं कहेगा कि सच है, तो रीजन तो करेक्ट है। अब ऊपर वाला देखो, जब आप नीचे वाली बात सोचते हो तो ऊपर वाली भी छुपा दो। इंडिविजुअली इससे पूछो तू सच है क्या, अब इंडिविजुअली उससे पूछो तू सच है। अब फिर दोनों का कनेक्शन देखो, तो इसका इसमें कोई हाथ नहीं है, या वो बिल्कुल साफ है, क्लीन है। ठीक है, तो ये तो सच है। अब उधर आते हैं, तो ईयर 2000 एक लीप ईयर था, आया ना? अभी भी लीप ईयर है। अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ईयर 2000 4 से डिवाइड, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। जरूर थोड़ी है 4 से डिवाइड, देखो 4 से डिवाइड होना ही होता है क्योंकि हर 4 साल में आता है। ठीक है, देखो हाँ वो हो सकता है, मानते हैं, और बहुत सालों के बाद ऐसा होता है कि वो 4 की जगह 3 साल में भी रिपीट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली लीप ईयर आता है, क्यों बताया किसी को? क्योंकि ईयर में 365 डेज नहीं होते, 365 1/4 डेज होते हैं, और 4 बार 1/4 मिलके एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है 24 साल, तो वो एग्जैक्टली 1/4 नहीं होते, वो 1/4 का भी थोड़ा सा पार्ट है, समझ गए? 6 घंटे या 5 घंटे इतने एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब इतना घंटे एक्स्ट्रा लेती है पृथ्वी पूरा सूरज का चक्कर लगाने, तो वो इकट्ठे होते होते चौथे साल एक दिन पूरा हो जाता है, तो वो एग्जैक्टली 1/4 भी नहीं होते। तो हर 4 साल में
जब एक दिन बढ़ जाता है तो बहुत सालों के बाद ऐसा होता है कि ओवरऑल कैलेंडर से एक दिन हट जाता है, तो उस दिन उसमें क्या करते हैं 3 साल में लीप ईयर करते हैं, ठीक है ना। अब वो जो बैठे हैं जो पूरा यूनिवर्स पढ़ते हैं उनकी ज्यादा डिटेल नॉलेज, अपन उसमें नहीं जाएंगे। अभी हमको जो आम आदमी के लिए जो रूल है वो यही है कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, नहीं तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है 2000 लीप ईयर है, ठीक है। यानी कि अवनी एंड मानवी लीप ईयर में पैदा हुआ है जिसमें 366 दिन थे। अब अवनी और मानवी का एक ही दिन बर्थडे है, क्या उसकी संभावना ये होगी? कैसे? अवनी एंड मानवी का एक ही दिन बर्थडे है, उसकी संभावना ये क्यों होती है? अपन ने पेयर ऑफ डाइस फेंका था, पेयर ऑफ डाइस फेंका था क्या? तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या थे? कौन कौन से थे? 1,1 ऐसे करते करते 1 6 फिर 2 1 2 6 और ऐसे करते करते लास्ट रो क्या थी? ठीक है। अब देखो टोटल आउटकम्स एक डाइस में 6 होते हैं, ठीक है। तो 2 डाइस में कितने हुए? 36। तो जो टोटल आउटकम्स थे वो 6 का स्क्वायर करने से मिले। तो यहां पे टोटल आउटकम्स पता है कैसे मिलेंगे? 366 का स्क्वायर करने से। इधर क्यों मिले 36? जब आपने डबल किया, जब आपने उसी एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट किया तो टोटल आउटकम 36 कैसे मिले? एक एक्सपेरिमेंट में 6 आउटकम्स होते हैं तो उसका स्क्वायर किया ना। तो यहां पे सपोज करो एक ही व्यक्ति का बर्थडे पूछता तो 366 माना जाता, 366 डेज में से एक दिन वो पैदा हुआ है। लेकिन 2 जनों को जब हमने शामिल किया तो वो का वही रूल 366 इंटू 366। अब ऊपर क्या आएगा? अब सपोज करो यहाँ पे 1,1 सेम आ रहा है, 2,2 सेम आ रहा है, 3,3 सेम, जिसको अपन डबलेट्स कहते हैं। क्यों हंसी आ रही है इसमें? 1,1 2,2 6,6 तो कितने डबलेट्स थे? 6। तो इसका आंसर होता है 6 डिवाइडेड बाय 36। तो उसी तरीके से इसका आंसर क्या होगा? मतलब ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा? बोलो। 366 ही होगा, तो यानी कि करेक्ट है। क्योंकि देखो क्या चांसेस है भाई, देखो जैसे यहाँ पे 1,1 आया, 1,2 आया, 1,3 आया, तो वहां पे अगर मैं इनकी ऐसे पेयरिंग करने लगा हूं तो जैसे 1 जनवरी 1 जनवरी, अगला 1 जनवरी 2 जनवरी, अगला 1 जनवरी 3 जनवरी, 1 जनवरी के साथ पूरे 366 लोग, फिर 2 जनवरी के साथ पूरे 366 लोग, फिर 3 जनवरी के साथ पूरे 3। तो अब कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें दोनों सेम होंगे? जैसे 1 जनवरी 1 जनवरी सेम डबलेट, फिर 2 जनवरी 2 जनवरी सेम। भाई ऐसा हो सकता है नहीं कि दोनों का बर्थडे 1 जनवरी को, ऐसा भी हो सकता है दोनों का बर्थडे 2 जनवरी को, तो उसका भी 2 जनवरी, उसका भी ऐसा भी हो सकता है दोनों का बर्थडे 3 जनवरी को, सेम बर्थडे हो जाएगा। तो 366 केस बनेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 366। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? जैसे यहाँ पे 6 इंटू 6 किया तो आंसर तो 1 डिवाइडेड बाय 366 आ गए। ठीक है, क्लियर है? तो वो भी सही है, ये भी सही है। बट अब मुझे ये बताइए कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा क्या? देखो ये तो केवल कह रहा है 366 दे रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहां कह रहा है वो? करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब ये पूरा कारण होना चाहिए उसको सच साबित करने का, समझे? तो इसने केवल और केवल लीप ईयर में 366 डेज होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन दी है। प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई फॉर्मूला दे देता है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये करेक्ट है। तो दोनों सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है, क्लियर है? तो होपफुली अब तो समझ में आ गया होगा असर्शंस एंड रीजंस। ठीक है, और कोई डाउट या बाकी कल पूछ लें? बोलो तनु। ये
देखो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस थे, हमने किए भी थे क्लास में। चैप्टर नंबर 1 में कि किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और कल के लिए आप घर पे बैठ के थोड़ा होमवर्क करके आए, ऐसे ही मुंह उठा के यहाँ ना आ जाए, उससे आपको लॉस है, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तो 1 घंटा देना है। लेकिन उस घंटे में से 1 घंटे में से आप कितना कैप्चर कर पाते हो, तो उसके लिए आप घर से होमवर्क करके लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्टेड होंगे, फिर लिखने करने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, फटाफट से उठा के अपन, क्योंकि समय उतना ही है, आप कितना डाउट्स पूछ सकते हो वो उसके ऊपर। तो कल थोड़ा ढंग से प्रिपेयर होके आएंगे, समझ गए। यहाँ 1 घंटे डाउट्स पूछने के लिए आपको घर पे 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे मानो, तब जाके यहाँ 1 घंटे डाउट्स पूछ सकते हो आप। यही 1 to 4 ही चलाएंगे कल भी, क्योंकि आज कम डिस्कस हुआ। ये क्लास क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, तो इसका स्क्वायर हमेशा, इसका स्क्वायर हमेशा 8m+1 की फॉर्म का होगा, जहां पे m एक होल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, शायद 1.1 में। 1.1 है ही नहीं, तो सीधे 1.2 है आपकी बुक में। तो ऐसे बोलना कि वो ये वाली एक्सरसाइज कट गई, 1.1 तो है ही नहीं। बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है क्या। हाँ, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो एग्जैक्ट ये नहीं है। इधर आओ, यूक्लिड डिवीजन में शो दैट क्यूब, अच्छा क्यूब का आ गया और डिग्री 1 का आ गया, लेकिन डिग्री 2 का नहीं है ना। ये रहा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इसने एनी पॉजिटिव इंटीजर का है, जबकि इधर क्वेश्चन है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म क्या होती है वो सोचनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ एक ऐसा नंबर जो ऑड है, जैसे कि ऑड नंबर बोलो, जैसे 1, 3, पॉजिटिव लेना है और ऑड लेना है, 5, 7, 9। अब इसकी फॉर्म क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो अगर इधर m लेटर यूज किया है तो आप p और q यूज करो, इधर p और q यूज किया है तो आप m यूज करो, m और n यूज करो। आप कौन से नंबर यूज करो, m और n, अगर इधर p और q है तो, और अगर इधर m और n है तो आप क्या यूज करो, p और q। तो देखो मैं 1 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 2p -1 लिख सकता हूं क्या, अगर p की वैल्यू 0 रखें तो सोचो जरा। तो फिर प्लस करो, ये फॉर्म आपको सोचनी पड़ेगी। अब सही है, अब सही है, ठीक है। क्या 3 में भी यही रूल लगता है क्या, ऐसा नहीं कि 1 पे लग रहा है, सब में यही लगना चाहिए। अब 3 पे देखते हैं, 2p+1, सब में 2p+1 कह देता हूं मैं इसको। अब सब में ये वाली फॉर्म जस्टिफाई होती है कि नहीं होती है चेक करो, नहीं होती, अरे p की वैल्यू बदलनी है, p की वैल्यू 0 रखी, p की वैल्यू 1 रखो, फिर p की वैल्यू 2 रखो, देखो 2 into 1 2, 2 + 1 3, 2 into 2 4, 4 + 1 5, 2 into इस p की वैल्यू 3 रख दी मैंने, 2 into 3 6 + 1 7, और p की वैल्यू मैंने रख दी 4, तो 2 into 4 8 + 1 9। यानी सारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स मैं कह सकता हूं सर हमेशा 2p+1 के फॉर्म के होते हैं, बस p बदलते जाओ, अलग अलग ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे। तो उसने तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करवाया ना, तो आप क्या करोगे, 2p+1 का, 2p+1 का होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर करो, a + b का होल स्क्वायर सोल्व करना आता है, 2p का स्क्वायर 2ab करोगे तो 4p + 1। अब 4p स्क्वायर प्लस 4p+1 8m+1 की फॉर्म का होना चाहिए, 8m+1 की फॉर्म का होना चाहिए, जबकि मेरे पास आ रहा है 4। तो अब आप ये सोचो कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, सोच के देखो। बिल्कुल कि हाँ किया जा सकता है, बोलो कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, नहीं 2 से मल्टीप्लाई नहीं, कुछ कॉमन लेने के बाद, सर 4 कॉमन कहां से आएगा,
चलो देखो इधर 4p² देखो इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, इसकी फॉर्म को इसकी फॉर्म से मैच करना है, तो इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, तो इस +1 को तो छेड़ो मत क्योंकि ये तो एग्जैक्टली मैच हो रही है। जो भी हमको फेरबदल करना है इसमें करना है। 4p² और 4p में से कॉमन क्या आ सकता है? 4p ले लो। क्या बचा? क्या बचा? +1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू p+1 +1 लिख सकता हूं। अब p क्या लिया था मुझे बताना जरा। अरे p स्टार्ट कहां से हुआ था? होल नंबर से। अब आप खुद सोचो, अगर p यहाँ पे होल नंबर है तो p+1 उसका अगला होल नंबर है, तो किसी होल नंबर को उसके अगले होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? जैसे कि 0 इंटू 1 किया क्या है? 1 इंटू 2 किया क्या है? 2 इंटू 3 किया क्या है? 3 इंटू 4 क्या है? 12 इवन नंबर, यानी कि किसी भी होल नंबर को उसके अगले होल नंबर से मल्टीप्लाई करने में एक इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर की फॉर्म हमेशा होती है 2m। क्या होती है? 2m। जैसे ऑड नंबर की फॉर्म 2m+1 होती है, वैसे इवन नंबर की फॉर्म क्या होती है? 2m। सर पर आपने तो p लिया, p ने बेसिकली क्या किया? इसको फाइनली m चाहिए था, अगर उसको फाइनली p चाहिए होता तो मैं उधर m ले लेता। समझ गए? यस सर। इवन नंबर की फॉर्म 2m, ऑड नंबर की फॉर्म 2m+1। तो p इंटू p+1 हमेशा इवन नंबर होगा, चाहे से कोई भी 3 था उसमें से, और अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो एक इवन नंबर मिलेगा। तो मैं इसको 2m लिख दूं, और 4 इंटू 2m इज 8m+1 हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर है? आज मैक्सिमम डाउट्स आपने पूछे, उसमें से मैं क्या कर सकता? अब कट गया तो क्या पता आ जाए। देखो यार, मैं थोड़ा ना पेपर बनाता हूँ, आप तो समझो ना चीज को। आपको समझ में नहीं आई तो बोलो नहीं आई। क्या चीज समझ में नहीं आई मुझे बताओ। उसने कहा कोई भी ऑर्डर नंबर दे सकते हैं, और कोई भी ऑर्डर नंबर कैसे ले तो ये कॉमन फॉर्म लो, क्योंकि हर बार ऑर्डर नंबर लेना है। तो पहले मैंने क्या कहा 2m+1 ऑर्डर नंबर लिखा, उसके 2m इवन नंबर लिखो, तो मैंने m इससे ले लिया कि m इसलिए क्या मैंने p ले, तो 2p+1 ऑर्डर नंबर है, बस p की वैल्यू चेंज करेगा, एक ऑर्डर नंबर मिलता है, p की वैल्यू 0 रख के थोड़ा नीचे नीचे के बाद नीचे जाएगा, तो इतने का कोई ऑर्डर कैसा दिखता है आपको? अगर 2p+1 दिखता है, उसका करना है आपको स्क्वायर, इंटर कर दिया स्क्वायर। अब ये फॉर्म इतना है, तो अब हम आगे जो भी गणित बढ़ाएंगे वो कुछ ऐसा करेंगे कि इसमें मैच, तो +1 सुविधा +2 नहीं चाहिए बच्चे इसमें फॉर्मूला ले, तो 4 को देखा जाए अब p इंटू p+1, तो जब मैं इसकी फॉर्म बना रहा था तो p क्या दिया गया? होल नंबर दिया, तो एक होल नंबर और p+1 उससे अगला होल नंबर, तो कोई भी होल नंबर उससे अगले होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इवन आएगा कि मिक्स करके देखेंगे। अकेले क्या 0 इंटू 1 0 0 की कैटेगरी में आता है, 1 इंटू 2 0 की कैटेगरी में आता है, 2 इंटू 3 6 वो भी 1 कैटेगरी। तो इवन नंबर को तो 2m लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ पे और रखना तो अगर मैं इसको 2m+1 लिखता, क्योंकि ऑर्डर को क्या लिखता है 2m+1 और इनको क्या लिखता है, लेकिन मैंने एक एक दो करके देखने का था तो 4 इंटू 2m है 8m+1। करो जहाँ पे p क्या था वो आपको p आपने 0 से p आपने ऐसा सोचा था ताकि ऑड नंबर, तो उसके लिए आपने p होल नंबर होता है, p होल नंबर सुपर के मतलब 2p+1 ऑड में, तो अब p आपने होल का तो ये p होल नंबर p+1 से अगला होल, तो एक और उससे अगला होल का गुणा हमेशा इवन बनाना, इवन फॉर्म को लिखते हैं डन। हाँ बताओ। ये दोनों है ना वो है, ये तो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और वो अपन p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? किसको?
तो लिख नहीं सकते। देखो, अच्छा आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीखना है बस, या ये चेक करना सीखना है कि रैशनल या इरेशनल, वो तो आता है। तो आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। देखो इधर जो 39.867863 927 है, इसको नहीं, जो बार नहीं है वो सुनो, जो बार नहीं हो तो सरल है, आता ही होगा आपको। आप पॉइंट हटा दो, 39867863 927, और कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो लगा, बन गए पी बाई क्यू की फॉर्म। पी एक इंटीजर, क्यू भी एक इंटीजर, ठीक है। लेकिन सवाल है कि सर इसके ऊपर बार लग जाए तो क्या करें, तो बार लग जाए तो हमको ये करना है, इसके ऊपर लग गया बार, तो पहले मैं डिनोमिनेटर बता देता हूँ क्या होगा। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लगा दें। तो कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स के ऊपर बार है, तो 9 बार 9 लिख दो। उसमें 9 बार 0 लिख रहा था, उसमें 9 बार 9 लिखना है, 4 5 6 7 8 9। पर सर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बार वो यहां से स्टार्ट करे, अब तो 7 ही हुए, तो इन दो का क्या करें, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है ना, तो बार नहीं होता तो 0 लगाते हो, 0 लगा देना, 7 9 लगा देना, 2 0 लगा देना। लेकिन सब पे ही बार है तो सारे ही 9 लगेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। अब न्यूमरेटर में भी चेंजेस होंगे। न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा हमको, एक बार तो हमने ये जो लिखा है ना एज इट इज लिखना पड़ेगा, माइनस बार के अलावा जो नंबर है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म। ये तो बहुत सरल है, 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5 के ऊपर बार, पहले 3.5 के ऊपर बार अलग से सॉल्व कर लो तो पुट अप कर देना। 3.5 के ऊपर बार अभी मैंने क्या बताया, पहले तो 35 माइनस बार 3, कितने नंबर से जिसके ऊपर बार है 1, और ऐसा कोई भी नंबर है ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं, तो 0 एक भी नहीं आएगा। 35 माइनस 3 इज 32/9। 2.5 को लिख सकता हूँ मैं 25/10, और इसको मैंने अभी सॉल्व किया 32/9, इसको इससे तो 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 32, 5 से 2 5 से 5, बस 5 9 या 45 डिवाइड बाय 60 पी बाई क्यू की फॉर्म, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।